बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में जानकारी है कि अडल्ट्स में भी वैक्सीनेशंस लग सकते हैं। ये एडल्ट वैक्सीन के लिए कोई एज ग्रुप नहीं है, आप लेटर एज ग्रुप में भी 60s में भी 70s में भी ले सकते हैं। लेकिन सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो वैक्सीन के द्वारा रोका जा सकता है। वैक्सीनेशन का एडवांटेज यही है कि टू सेफगार्ड द पीपल। अडल्ट पॉपुलेशन या एल्डरली पॉपुलेशन जो हम नॉर्मली 65 इयर्स से ऊपर की एज को मानते हैं, उनमें निमोनिया बहुत कॉमन होता है। सो निमोनिया को प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल है। मेरा सुझाव है कि सभी जो भी आदमी को इम्यूनिटी कम है, जितने भी हमारे 50-55 साल से ऊपर के लोग हैं, आई विल एडवाइज कि उनको लगवाना चाहिए। एडल्ट वैक्सीनेशन है जरूरी। जहां बच्चों में संक्रमण से होने वाली बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण के मामले में हिंदुस्तान ने पिछले कई दशकों में कई उपलब्धियां हासिल की हैं, वहीं वयस्कों में टीकाकरण में बहुत कम काम हुआ है। अक्सर देखा जाता है कि लोग, खासतौर पर बुजुर्ग, बहुत सी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जैसे डायबिटीज, दिल की बीमारी या अस्थमा से पीड़ित होते हैं। इसी बीच उनको कोई संक्रमण जैसे सर्दियों में खांसी, जुकाम, चेस्ट इन्फेक्शन आदि हो जाए तो उनके लिए प्राणघाती भी साबित हो सकता है, जिसके लिए अक्सर उन्हें अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ता है। ऐसे में उनके शारीरिक कष्ट के अलावा परिवार के लिए आर्थिक बोझ भी एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार हिंदुस्तान में दुनिया भर के निमोनिया के तकरीबन 1/4 केस हैं। इस बीमारी की मृत्यु दर तकरीबन 30% है। इसी तरह से गर्भाशय के मुंह यानी सर्वाइकल कैंसर से हर साल देश में करीब 1,32,000 लोग पीड़ित होते हैं और यह बीमारी करीब 75,000 जानें लील लेती है। एक शोध के अनुसार देश में 65 साल से अधिक लोगों में इन्फ्लुएंजा की वजह से 51 व्यक्ति प्रति 1 लाख की दर से मृत्यु होती है, जो कि शिशु में इस बीमारी के कारण मृत्यु दर से 5 गुना अधिक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार भारत में करीब 5 करोड़ लोग हेपेटाइटिस से ग्रसित हैं, जिसके कारण हर साल प्रति परिवार को अपनी जेब से करीब 25,000 रुपये खर्च करना पड़ता है। परंतु अच्छी खबर यह है कि इन बीमारियों के लिए बड़ों में टीकाकरण के प्रावधान हैं और भारत में यह टीका सस्ते दामों में उपलब्ध होने लगे हैं। ड्रग टुडे मेडिकल टाइम्स ने वयस्कों में जानलेवा संक्रमण से बचने के लिए दिल्ली के सीनियर डॉक्टरों से बातचीत की। डॉक्टरों का कहना था कि वयस्क लोगों में टीकाकरण से मृत्यु दर में 75 से 90% की कमी आ सकती है। बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में जानकारी है कि अडल्ट्स में भी वैक्सीनेशंस लग सकते हैं। सभी बच्चों के वैक्सीनेशंस के बारे में जानते हैं और घर में रोज़ चर्चा हो सकता है कि इवन अपने नाना नानी, दादा दादी सब यही पूछते हैं कि टीका लग गया, टीका लग गया। ये बच्चों के लिए पूछते हैं, लेकिन बड़ों के लिए नहीं, क्योंकि बड़ों के बारे में पता ही नहीं कि बड़ों में भी कुछ वैक्सीन लग सकते हैं और कई सारे बीमारियाँ रोक सकते हैं, उसके कॉम्प्लिकेशंस भी रोक सकते हैं, ICU एडमिशन्स रोक सकते हैं। आप अपने फिजिशियन से पूछ लीजिए, जांच लीजिए नॉर्मल एडल्ट्स को कौन से वैक्सीन ले लेना चाहिए और हाई रिस्क इंडिविजुअल्स को कौन से वैक्सीन ले लेना चाहिए। इसीलिए आप अपने फिजिशियन के साथ एडवाइस लेकर के ज़रूर जाके वैक्सीन लगवा लीजिए। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, इन्फ्लुएंजा जो कॉमन कोल्ड है। अब कई ऐसे इंसान होते हैं, बच्चों में तो खैर कॉमन कोल्ड अक्सर होता ही होता है, लेकिन एडल्ट्स में भी कईयों को रिपीटेडली कॉमन कोल्ड की शिकायत रहती है। और ख़ासकर जो लोग जिनके लंग्स ऑलरेडी हेल्दी नहीं हैं, COPD का पेशेंट है, ब्रोंकाइटिस का पेशेंट है, लंग एब्सेसिस से फाइब्रोसिस हुए हैं या इंटरस्टिशियल पल्मोनरी फाइब्रोसिस का केस है, ऐसे केसेस या कोई ट्यूमर का केस है, लंग कैंसर का पेशेंट है, तो वो ट्रीटमेंट चल रही है, कुछ एरिया लंग के ख़राब हैं, वहाँ ऑब्स्ट्रक्शंस हो रही हैं, बार बार इन्फेक्शंस हो रहे हैं। सो ऐसे सारे जो पेशेंट्स हैं उनमें हम चाहते नहीं कि कॉमन कोल्ड भी हो, तो ईयरली वैक्सीन होती है जो हम हर साल में खास करके सितंबर एंड अक्टूबर में लगवाना चाहते हैं, क्योंकि नया लॉट आता है, हर साल उसका नया लॉट आता है और नए जो वायरसेस में चेंजेस हो चुकी होती हैं वो उसको कवर किया जाता है उसमें, तो वो हम एडवाइस करते हैं। इसी तरह से हेपेटाइटिस वैक्सीन है। सो जो लोग खासकर उस एज ग्रुप में पहुंच गए या जिनको साथ में और भी कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, कैंसर है, कोई कीमोथेरेपी चल रही है, कोई ट्रांसप्लांट का पेशेंट है,
कोई और कई तरह की ऐसी बीमारियां होती हैं, डिबिलिटेटिंग डिजीजेस होती हैं जिनका डायबिटीज़ भी कंट्रोल नहीं हो रहा, या और कई ऐसे इन्फेक्शंस हैं जो बॉडी में हैं जो कि पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं आ रहे। तो ऐसी सिचुएशन में हमारी इम्यूनिटी बड़ी कम हो जाती है, तो बार बार इन्फेक्शंस होने के चांसेस होते हैं। सो ये जो जितनी भी वैक्सीन हैं ये उसको प्रिवेंट करने के लिए, अब सिंपल चीज़ ले लीजिए, टाइफाइड वैक्सीन ले लीजिए, अब हेपेटाइटिस वैक्सीन ले लीजिए। सो जहाँ हेपेटाइटिस होने के चांसेस रहते हैं वहाँ अगर आप इम्यूनाइज्ड हैं तो आपको सीरियस हेपेटाइटिस की डिजीज़ नहीं हो सकती जो अल्टीमेटली लिवर को ख़राब कर सकती है। इसी तरह टाइफाइड है, अगर आप वैक्सीन ली हुई है तो आप गलत पानी भी पी लें, ऐसे खाना भी खा लें जिसमें कि टाइफाइड के बैक्टीरिया चले गए, तो वो आपको हल्की फुल्की डिजीज़ करेंगे, अगर करेंगे भी या नहीं होगी। मोस्टली वैक्सीन एडल्ट्स की फ़र्क है। टाइफाइड तो बच्चों में भी लगता है, लेकिन कई ऐसी वैक्सीन हैं जो एडल्ट्स में ही लगती हैं। ग्रुप कैसे होता है? इसमें कोई एज ग्रुप नहीं है वैक्सीन का, ये एडल्ट वैक्सीन के लिए कोई एज ग्रुप नहीं है। आप लेट एज ग्रुप में भी 60s में भी 70s में भी ले सकते हैं। HPV वैक्सीन है जो कि एक बहुत डेडली कैंसर जो होता है महिलाओं में, जिसको सर्वाइकल कैंसर कहते हैं या कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, इसको प्रिवेंट करती है, इससे बचाव करती है। यह कैंसर इंडिया में बहुत ज़्यादा पाया जाता है और जो ये वैक्सीन है इस कैंसर से बचाती है। ये जो कैंसर है ये एक वायरस के संक्रमण से होता है और ये संक्रमण शरीर में जब आता है जब आपस में संबंध बनाते हैं। तो जब किसी की उम्र ऐसी है कि अभी वो शादी करने वाली है और अभी संबंध नहीं बनाए हैं, तो ऐसे स्थिति में वैक्सीन देने से इस वायरस के संक्रमण से बचा जा सकता है। और क्योंकि ये वायरस शरीर में पकड़ नहीं ले पाता, इसलिए आगे जाकर सर्वाइकल कैंसर से बचाव होता है। और ये इसके अलावा ये जो महिलाओं के और कैंसर हैं जैसे वजाइना का कैंसर और वल्वा का कैंसर, उनसे भी बचाव करता है। इस वैक्सीन में 4 प्रकार के एंटीवायरल चीज़ें होती हैं जो कि सबसे जो कॉमन है वायरस पार्टिकल जिनसे कैंसर होता है उनसे बचाव करती हैं। इस वैक्सीन को दिया जाता है 3 भागों में, एक आज, एक 2 महीने बाद और एक 6 महीने बाद। और जिन महिलाओं को दिया जा सकता है और लड़कियों को, उनकी उम्र 9 और 26 साल से के बीच में होनी चाहिए। और जिनकी उम्र 15 साल से कम है उनको 2 डोज से भी सेम फ़ायदा मिलेगा जो कि बड़ी लेडीज़ को 3 डोज से मिलेगा। और इसके अलावा एक और बात बताना चाहूँगी, ये वैक्सीन अब इंडिया में भी निर्माणित हो रही है और इसकी वजह से इसकी कॉस्ट अब बहुत अफोर्डेबल हो गई है। पहले मरीज़ आगे नहीं आते थे वैक्सीन के लिए क्योंकि ये थोड़ी महंगी वैक्सीन थी और फ़ायदे तुरंत नहीं दिखते हैं। जो संक्रमण आज होता है वो कैंसर में 20 साल के बाद परिवर्तित होता है। तो जब तुरंत फ़ायदे नहीं दिखते तो महंगी चीज़ में लोगों को लगता है हम क्यों जाएँ। तो एक तो ये कि ये वैक्सीन अब इंडिया में निर्माणित हो रही है तो इसकी कॉस्ट काफ़ी कम है, सीरम इंस्टीट्यूट इसको बना रहा है। तो मैं चाहूँगी कि सब महिलाएँ और लड़कियाँ इस वैक्सीन का पूरा फ़ायदा उठाएं और अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं। सबकी जो चांसेस होते हैं वो 70 और 95% के बीच में होते हैं। ये इस पे डिपेंड करता है कि आपने किस एज पे वैक्सीन लगाई, आपको ऑलरेडी कोई बीमारियां थी या नहीं। बट डेथ से प्रिवेंट करती है और खासकर कैंसर के डेथ से। वरना हम कहते हैं कैंसर को रोका नहीं जा सकता, जिसके शरीर में बनेगा, लेकिन सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो वैक्सीन के द्वारा रोका जा सकता है। ये वैक्सीन अवेलेबल है? ये वैक्सीन इंडिया में अवेलेबल है। पहले भी वैक्सीन अवेलेबल थी जो कि बाहर से इंपोर्ट हो रही थी, इसलिए उनकी कॉस्ट काफ़ी थी। अब जो इंडिया में बन रही है वैक्सीन उसकी 1/4 कॉस्ट है और वो आसानी से अवेलेबल है। जो वैक्सीन बाहर से आ रही थी उसकी कॉस्ट 8,500 रुपये पर डोज है और जो वैक्सीन इंडिया में निर्माणित हो रही है उसकी लगभग कॉस्ट है 2 से 2,500 के बीच में पर डोज। पॉपुलेशन या एल्डरली पॉपुलेशन जो हम नॉर्मली 65 ईयर्स से ऊपर की एज को मानते हैं, उनमें निमोनिया बहुत कॉमन होता है। सो निमोनिया को प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल है। ये वैक्सीनेशन इन्वेसिव डिजीज़ यानी कि जो डिजीज़ आपकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है बॉडी में, डेथ क्रिएट कर सकती है, उसको प्रिवेंट करने में बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। नीमोकोकल वैक्सीन जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है, हमारे यहाँ पे अवेलेबल है बहुत इजीली।
इसके कुछ वेरिएंट्स होते हैं जिसको इसीलिए इसका नाम हम 23 वेलेंट या 13 वेलेंट हम इसको नाम देते हैं। जो 13 वेलेंट की होती है उसमें 13 तरीके के बैक्टीरिया के प्रोटीन को छांटा जाता है और उसमें डाला जाता है ताकि आपकी बॉडी उस तरीके के बैक्टीरिया के अगेंस्ट फाइट करे। ये 13 वेलेंट वाली जो वैक्सीन होती है, क्योंकि प्रोटीन बेस्ड होती है, तो हमारी बॉडी में जाके बहुत अच्छी इम्यूनिटी क्रिएट करती है, मेमोरी सेल्स क्रिएट करती है और एक रोबस्ट इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करती है। यही कारण है कि 23 वेलेंट से पहले हम 13 वेलेंट वैक्सीनेशन को लगाने की सलाह देते हैं। और ये वैक्सीनेशन जो है, जब आप 13 वेलेंट लगाते हैं उसके 6 से 12 महीने के बाद आप 23 वेलेंट वैक्सीन भी लगा सकते हैं। यदि आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, फॉर एग्जांपल किसी की कीमोथेरेपी शुरू होने वाली है, हमें अंदेशा हो रहा है कि उनकी इम्यूनिटी कम होगी, तो 23 वेलेंट वैक्सीन को भी लगाया जा सकता है, स्पेशली एल्डरली लोगों में जहाँ पे कि 13 वेलेंट वैक्सीनेशन का इम्यून रिस्पॉन्स कम पाया जाता है कुछ दूसरे कारणों से। और ये वैक्सीन जो जितनी भी होती हैं मोस्टली आपके आर्म में, आपकी मसल में लगाई जाती है। इन वैक्सीन्स के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही मिनिमल होते हैं। जहाँ पे वैक्सीन लगती है वहाँ पे थोड़ा बहुत पेन हो सकता है, आपको फीवर आ सकता है, थोड़ी बहुत वीकनेस आपको महसूस हो सकती है। इसके अलावा इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन ये जान लें कि जिनको एग से एलर्जी होती है उन्हें कई बार वैक्सीन से प्रॉब्लम आ सकती है, तो उन्हें अपने डॉक्टर से मिलना अनिवार्य है। मेरा सुझाव है कि सभी जो भी आदमी को इम्यूनिटी कम है, खास तौर पे क्योंकि ये काफ़ी सीवियर डिजीज़ कॉज करता है, निमोकोकल जो ऑर्गेनिज्म है उससे काफ़ी सीवियर जो निमोनिया है और जिस पे कई बार जान का खतरा हो सकता है, तो उससे बचाता है एक्चुअली। तो ये जो जितने भी हमारे 50-55 साल से ऊपर के लोग हैं, आई विल एडवाइज कि उनको लगवाना चाहिए चेचन। देखिए इसमें जो वैक्सीन हैं, कोई भी सारी वैक्सीन जो हैं ऑलमोस्ट 80% से ऊपर ज़्यादा सेफ्टी रहती है। लेकिन एक ये होता है कि अगर इन्फेक्शन होती भी है तो वो बिल्कुल माइल्ड वैक्सीन होगी और सीवियर इन्फेक्शन नहीं होगी। इसलिए वैक्सीनेशन का जो महत्व है कि वो इसका इफ़ेक्ट कम कर देती है, साथ में जो इसकी कॉम्प्लिकेशन है वो नहीं होने देते और कई बीमारियों को तो बिल्कुल जो है होने ही नहीं देते। आजकल गवर्नमेंट में काफ़ी वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। उसके लिए ख़ास तौर पे हेपेटाइटिस वैक्सीन अभी अवेलेबल है और फ्लू वैक्सीन और न्यूमोकोकल वैक्सीन कुछ सरकारी अस्पताल में अवेलेबल हो सकती हैं, लेकिन वो प्रोग्राम में नहीं है। इसलिए जो हेल्थ केयर वर्कर के लिए यूजली कई लोग परचेज करते हैं। जैसे सफदरजंग हॉस्पिटल में हमने लास्ट ईयर परचेज की थी अपने हेल्थ केयर एम्प्लॉयज़ के लिए। और ऐसे ही जो बाकी इन्फेक्शन के लिए वैक्सीन हैं उनका भी यही है कि गवर्नमेंट में अवेलेबल है। जैसे एक और वैक्सीन है जो अडल्ट में देनी चाहिए, डीपीटी की जो है एवरी 10 ईयर जो बचपन में लगती है, लेकिन बाद में अडल्ट में भी 10 साल के बाद रिकमेंडेड है डीपीटी वैक्सीन देनी चाहिए। और ऐसे ही कई बार एमएमआर वैक्सीन है, वो भी एडल्ट वैक्सीन उसके लिए वयस्क के लिए कई बार जो प्रोन हैं या जिनमें इम्यूनिटी कम है उनके अंदर एमएमआर वैक्सीन भी दी जाती है। तो ये इनकी अवेलेबिलिटी प्राइवेट में हर जगह है। और जो वैक्सीन जिनकी रिक्वायरमेंट अगर नहीं होती या हेल्थ केयर वर्कर को ज़रूरत होती, वो तो सारे सरकारी अस्पताल में अवेलेबल रहती है, बट यूजली प्रोग्राम में नहीं होने के कारण उसकी रिक्वायरमेंट कम रहती है। बट मेरी एडवाइस है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन्स को लगवाएं उसका एडवांटेज होगा। और अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल में या जैसे सीजीएचएस बेनिफिशरी हैं तो वो लोग अस्पताल में जाके अपना प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं और उसके बाद इन्वेंट होता है वैक्सीन का, तो वो आराम से लग सकती है सीजीएचएस।